नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हम एक चर्चा लेके आए हैं फिर से बंगाल पे। बंगाल की पिछली चर्चा आप सभी ने पसंद किया, लेकिन उसमें पसंद शब्द का इस्तेमाल करने में भी मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बंगाल इस समय जिस बात को लेकर चर्चा में है, और गाहे बगाहे जब भी बंगाल अपने समाज के रूप में, अपनी राजनीतिक जमीन के रूप में चर्चा में आता है, तो वो चर्चाएं अभी तक शुभ नहीं रही हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही हैं। इस बार बात संदेश खाली की। आप सब जानते हैं, हम समाचार यहां नहीं आपको बताते। 24 परगना जिले की एक जगह संदेश खाली, जहां पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं खुद खड़ी हो गई हैं, और जहां दम ये भरा जा रहा है कि पूरे भारत की अकेली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, तो साहब उन्हीं महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टेट में जिस तरीके से ये घृणित काम हुआ है, और ये नहीं है कि कोई एक घटना हुई है, ये पूरी एक सीरीज चल रही है। दुख इस बात का है कि ममता बनर्जी इस बात को स्वीकारने के लिए, उनकी सरकार इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी अपनी ढिठाई कर रही हैं, लेकिन अब उनकी ये ढिठाई संभवतः बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं सकेगी। दर्शक, तो आइए सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का आपसे परिचय कराएं। रंजय त्रिपाठी जी, प्रारब्ध के इस मंच के नियमित पैनल अतिथि हैं हमारे। रंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे साथ हैं बंगाल वीरभूमि से रूपक पांजा जी। रूपक पांजा जी कामगार हैं, कारपोरेट की नौकरी करते हैं, लेकिन समाज के सरोकारों को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं, बेहद सक्रिय भी रहते हैं और चिंतनशील व्यक्ति हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में अपने काम के सिलसिले में इनका आना जाना होता है, बंगाल से बाहर भी। इसलिए मुझे लगा कि अगर हम बंगाल की बात जानना चाहते हैं, संदेश खाली की बात जानना चाहते हैं, तो ये ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के, या करोड़ों की लागत वाले स्टूडियो में बैठ के नहीं हो सकती है। हमें बंगाल की तासीर जानने वाले एक ऐसे सुधी व्यक्ति से बात करनी ही होगी कि दरअसल क्या है ये पूरा संदेश खाली की घटना, और क्या ये अकेली बिरला उदाहरण है संदेश खाली, या बंगाल के समाज की क्या स्थिति है, महिलाओं को लेकर वहां पर क्या स्थिति है। तो रूपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप जो संदेश खाली के बहाने एक इस समय चर्चा के केंद्र में है वेस्ट बंगाल और वहां का समाज, खासतौर से महिलाओं की स्थिति, तो कैसे इसको देखते हैं आप? आपका शुरुआती मैं चाहूंगा कि एक टेक आप दें इस पे। देखिए, शुरुआती यही करना है कि महिला का प्रति मेरा सम्मान है, मातृशक्ति का प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन बात को आप इस तरह से कीजिए कि महिला का सम्मान नहीं गया है, यहां सिर्फ हिंदू महिला का सम्मान गया है। आप गौर कीजिए, जितने भी परिवार से हमारा बात हुआ है, जितना भी महिला से हमारे बात हुआ है, सब हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। यानी स्पेशली जो टॉर्चर हुए हैं, जो बेइज्जती हुए हैं, ये मेरा आवाज आ रहा आपके पास? जी जी बिल्कुल आवाज आ रहा। तो टोटली हिंदू महिलाएं हुए हैं। आप एक भी तस्वीर संदेश खाली से दिखा नहीं सकते हैं जहां पर माइनॉरिटी से कोई महिला को इस तरह का बेइज्जती किया गया है। और ये पहली बात नहीं है पश्चिम बंगाल में। यहां पर महिला की रेप की जो रेट होती है वो तैयार करते हैं मुख्यमंत्री ममता बेगम। महिला की रेप की वो दाम रेट बांध देते हैं कि छोटा रेप हुआ तो 15,000, बड़ा रेप हुआ तो 40,000। उससे हम क्या आशा रख सकते हैं? तो ये सिर्फ संदेश खाली में नहीं हुआ है, ये हर बंगाल का हर जगह हो रहा है। ये तो संदेश खाली की जो मातृशक्ति है उसको मुझे उसे मेरा नमन कि वो लोग हिम्मत के कम से कम कैमरे के सामने आया है। एक शाहजहां नहीं, इस तरह का बहुत सारा शाहजहां बंगाल में खुलेआम घूम रहे हैं। एक शिबू हाजरा नहीं है, ये तृणमूल का ये एक कल्चर है। मैं इससे पहले भी बहुत जगह कह चुका हूं, तृणमूल सिर्फ कोयला चोर, बाली चोर नहीं है, ये माताल वाला पार्टी है। इनका लीडर है, कैमरे के सामने भी आते हैं। एक है मदन मित्र,
इनके जो चाहने वाले हैं तृणमूल के, मैं सोच के हैरान हो जाता हूं कि ये लोग मदन मित्र को कैसे झेलते हैं। तो दारू पी के आके बगल में लड़की को बैठा के कैमरे के सामने स्पीच देते हैं। बंगाल का परिस्थिति यही है। और चरित्रहीन वाला तो बोलना कुछ है नहीं, हम लोग देख चुके शाहजहां का घटना, शिबू हाजरा क्या करते थे। बंगाल में हर जगह परिवेश असंतुलित है। बिल्कुल रूपक जी, जिस तरीके से आपने ये बात कही, तो उसी के साथ अब दर्शकों को भी संभवतः ये समाचारों के माध्यम से ये पता लग गया होगा कि ये जो शाहजहां शेख है, इसने अपने कैरियर की शुरुआत 2004 में ईंट भट्ठे के आसपास से शुरू किया था, जिसमें इसके मामा ने इसको स्थापित किया। और मजे की बात यह है कि इस शहबाज शेख का मामा वो कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था और बाकायदे ग्राम प्रधान था, वहां का गांव का मुखिया था। तो उसके संरक्षण में इसको मिला है। अब आप जब कह रहे हैं कि पिछले ये तीसरा टर्म चल रहा है ममता बनर्जी का, ठीक है, आप अगर देखें तो वेस्ट बंगाल लगभग 3 दशकों तक, और लगभग क्या 3 दशकों से ज्यादा वक्त तक कम्युनिस्ट के शासनकाल में रहा है। तो ये आरोप एक लगाया जाता है ममता बनर्जी पर, और ये समझा जाता है, ये अभी तक आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कम्युनिस्ट के ही उस पूरे नेटवर्क को अडॉप्ट कर लिया, उनको अपने पेरोल यानी तृणमूल के पेरोल पर रख लिया। और शहबाज शेख के शाहजहां शेख के मामले में तो ये बात पूरी तरह स्थापित हो रही है कि उसका मामा कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो वहां का जो है मुखिया था। तो क्या कहेंगे, क्या ये इस धारणा की पुष्टि हो रही है रूपक जी? बंगाल का जो परिवेश है, कम्युनिस्ट ही पूरा कांग्रेस टीएमसी है, पूरा कम्युनिस्ट ही टीएमसी है। देखिए, ममता बनर्जी का जो सोच है और बंगाल का जो राजनीतिक अभी स्ट्रेटजी चल रहा है, इसमें एक चीज क्लियर हो गया है कि अगर आप हिंदू हैं, अगर कम्युनिस्ट करते हैं, तो आप काली मंदिर, दुर्गा मंदिर नहीं जा सकते हैं। अगर आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे टीएमसी करो, आप हज जा सकते हैं। यानी बार बार यहाँ राजनीति में फायदा लेने के लिए, अपना जगह बना रखने के लिए, ये जो पिछड़े हुए जाति जिसको बोला जाता है, बार बार पिछड़े हुए, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अगर एक्चुअली आप देखेंगे तो बंगाल में जो पिछड़े हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो माइनॉरिटी है, इसको क्या फैसिलिटी मिला है ममता बनर्जी का राज में? या तो आप मदाल बने हैं, या तो चरित्रहीन बने हैं, या तो माफिया बने हैं, या तो मर्डरर बने हैं। आप देखिए, आप यूपी की तरफ देखिए। हम चाहते हैं, मेरा जो सोच है, हमारा भाजपा पार्टी का जो सोच है, हमारा हिंदुत्व का जो सोच है, कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, देश विरोधी काम करेंगे, तो हम स्टेप लेंगे, हैंडल लेंगे। जहां पर हमारा पार्टी है वो हम आइन का माध्यम से लेंगे, जहां हमारा पार्टी नहीं है वो हम डंडे का माध्यम से लेंगे। लेकिन एकदम आप देख लीजिए, जिस पुलिस ऑफिसर को दायित्व दिया गया है, ये इसका नाम राजीव कुमार आईपीएस, सबसे करप्टेड ऑफिसर है पश्चिम बंगाल का, नहीं पूरा भारतवर्ष का सबसे करप्टेड ऑफिसर है। ये 2013-14 में रोज वैली का एगेंस्ट में जब एक सीट गठन हुआ था, रोज वैली के एगेंस्ट में जब एक एफआईआर किया गया था, इस एफआईआर को पूरा मिटाने वाला कौन था, कोर्ट से कौन था? ये राजीव कुमार। और इसको दायित्व में लाया गया है। तो इस जैसे ऑफिसर अगर दायित्व में रहेगा, इस ऑफिसर का एगेंस्ट बचाने के लिए सीबीआई का एगेंस्ट में धरना में बैठे थे यही हमारी मुख्यमंत्री ममता बेगम, यही मुख्यमंत्री। फिर अगर इसी को अभी दायित्व में लाया गया है, तो जहां राजीव कुमार जैसा आदमी दायित्व में रहेंगे, जहां हमारे जैसे ममता बेगम जैसी हमारी मुख्यमंत्री रहेगी, वहां पर महिला एकदम सुरक्षित नहीं है। आज सिर्फ हिंदू महिला के ऊपर हो रहा है, आगे चलकर उनके ऊपर भी होगा। बिल्कुल, ये बात समझ में आ रही है। जी रंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रूपक जी, जैसा आप बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में मेरा ही बहुत आना जाना रहा है। मैं बहुत जगह गया हूँ, आपके बीरभूम में भी आया हुआ हूँ कई बार। मैं मालदा, उत्तर 24 परगना, नदिया सब जगह रहा हूँ। मैंने कई जो सीमांत, जो स्पेशली जो पश्चिम बंगाल से लगे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल के, चाहे नादिया हो गया, चाहे उत्तर परगना या दिनाजपुर हो गया,
या आपका मुर्शिदाबाद हो गया, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि शाम को जब दिन डूबता है, उस दिन डूबने के बाद से मैक्सिमम लोगों के घरों से महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, लोग नहीं निकलने देते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसे वो कौन से खतरे हैं जिसकी वजह से वहां के लोकल लोगों को आज के समय में 2023 आजाद भारत में ये कदम उठाना पड़ता है। जी, मुझे लगता है कि रविंद्र जी आप एक बार अपना पॉइंट रिपीट कर दें। मुझे लगता है कि रूपक जी के एंड पे नेटवर्क का कुछ इशू है, और उस नेटवर्क के इशू की वजह से दर्शकों वो हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं। जैसे ही आते हैं वैसे ही हम उनको फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जी रंजन जी, आप अपनी जो बात आप रूपक जी से पूछना चाहते थे, आप जरा उसी को कंटिन्यू करिए। जी, हम अपने यात्राओं में हमने देखा है कि जो ये पश्चिम बंगाल के जो बांग्लादेश से लगाए जितने भी जिले हैं, इन जिलों के जो मतलब वो जो एरिया जो चलता है, उस एरिया में मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल है कि रात को 9 मतलब जैसे ही दिन डूबता है तो 6:30 7 बजते बजते लगभग की हर महिला जो है वो वापस अपने घर में लोग आ जाते हैं। तो मेरा रूपक जी से वही कहना था कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जो सीमावर्ती जो एरिया है, जो बॉर्डर जो बांग्लादेश है, वहां से अधिकतर मैंने देखा कि शाम को सब महिलाओं को, चाहे वो छोटी बच्ची से लेके बड़ी, उनके सबको लोग अपने ऐसे कौन सी असुरक्षा का भावना उस जगह पनप है कि महिलाओं को ये भी आजादी नहीं है कि दिन डूबने के बाद में वो घर के बाहर भी निकल पाए। जी रूपक जी। देखिए, मैं जिस जगह पर रहता हूं यहाँ पर मूल है कोयला और रेत, तो यहाँ का नेता लोग तो कमाते ही हैं। अब जिस जगह की बात कर रहे जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर तो ये सब कुछ है नहीं। अब तीनों को तो कमाना है। आप देख लीजिएगा, अब जिस जगह का नाम कर रहे, ज्यादातर नॉर्थ बंगाल और नदिया डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे बच्ची लड़की लोग को किडनैप कर बाहर भेजा गया है। जो हम लोग दिल्ली से कभी उसको रिकवर किए हैं, कभी तो मुंबई से रिकवर किए हैं, कभी पंजाब से रिकवर किए हैं। ये लोग का एक रैकेट चलता है, स्पेशली जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। अपने गंदे अभी नाम भी चेंज कर लेते हैं ना, बबलू नाम रख लिया, बंटी नाम रख लिया, जो अगला वाला समझ नहीं पाती है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जब आज का डेट में जब मीडिया थोड़ा स्प्रेड होने लगा तो आदमी समझने लगा कि ये लोग ऐसा कर सकता है। तो ये लोग जब ये प्यार वाला जाल में फंसना बंद हो गया तो ये लोग अब घर में डराने लगते हैं कि तुमको आना पड़ेगा। तो अब असुरक्षित है, दिन का टाइम चले जाते हैं कहीं अपना रिलेटिव का घर बाहर में, फिर सवेरे आ जाते हैं, या फिर ज्यादातर को डरा के लिया जिसे 24 परगना में हुआ, संदेश खाली में हुआ, इस तरह से नेता लोग बुला के लेके जाते हैं और इसीलिए असुरक्षित है, और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा रूपक जी, एक बात बंगाल के समाज के बारे में जो एक परसेप्शन है, और परसेप्शन ही नहीं, परसेप्शन ऐसे नहीं बनता, निश्चित रूप से उसके मूल में चीज रहती है, जमीन रहती है, तो उसी आधार पर परसेप्शन बनता है। हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे ज्यादा मुखर समाजों में अगर नाम लिया जाए तो बांग्ला समाज वहां से आता है। कई अच्छा खासा मुखर समाज है। और शिक्षा की बात करें, बौद्धिकता की बात करें, उसकी भी प्रचुरता पाई जाती है। एक चीज यह है जो परसेप्शन का मामला है। तीसरी चीज कि अपने अधिकारों को लेके अत्यधिक सचेत नजर आता है बंगाली समाज। ये एक परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं जो पैन इंडिया बनी हुई है बंगाली समाज के बारे में। क्या आप जो स्थिति बता रहे हैं जमीनी, आपका ये कहना है कि साहब एक अकेला संदेश खाली नहीं है, बंगाल में न जाने कितने संदेश खाली हैं। रंजा जी ने जो एग्जाम्पल्स दिए उससे ये पता चलता है कि स्थिति कितनी ज्यादा बुरी है। तो क्या ये समाज के बारे में जो परसेप्शन है ये गलत है, या 3 से ज्यादा दशक तक कम्युनिस्ट शासन और उसके बाद ममता बनर्जी का सेम कैडर के साथ शासन,
क्या है इसने उस सारी जागरूकता की कमर तोड़ दी है, क्या है? आपका जो बंगाली समझ के बारे में जो सोच है ये एकदम गलत नहीं था, गलत है भी नहीं, क्योंकि सच में बंगाली समाज जो है अपना अधिकार के लिए लड़ाई करना जानता है। और ये हम लोग देख चुके हैं, जब ब्रिटिश शासन भारत में था तो बंगाल को ही बोला जाता था आंदोलन का आतुर घर, मतलब आंदोलन बंगाल से ही उठता था। ये कम्युनिस्ट सरकार क्या क्या देखिए, स्पेशली बंगाल में दिखेगा और आपको केरल में दिखेगा। ये सबसे पहले जो प्रॉब्लम हुआ है, हमारा जो धर्म है उसी में सबसे पहले ये लोग आघात हाना है कि इसी जो मूल जड़ है इसी को पहले तोड़ दो। तो एक कम्युनिस्ट कल्चर में क्या हुआ कि हमारे बच्चे लोग को आप ये समझा सकते हैं कि ईसा मसीहा जन्म लिया था, लेकिन आप अब हिंदू समाज को ये नहीं समझा सकते हैं कि श्री कृष्ण और रामचंद्र भी जन्म लिया था, क्योंकि हमारा जो इतिहास था, सिलेबस था, ये कम्युनिस्ट सरकार पूरा अपना तरीका से बनाया। तो हमारा एक सोच था कि एमसी सरकार आएगा तो कुछ बदलाव आएगा, लेकिन बंगाली में तो कहावत है कि इसको हम लोग सीपीएम और तृणमूल ये दोनों को मिला हम लोग बोलते सीपीएम भारत, ये है बाहक। इससे ज्यादा कुछ परिवर्तन बंगाल में नहीं हुआ और आगे कम्युनिस्ट का टाइम में जो हालत था उससे भी खराब हालत अभी पश्चिम बंगाल में है। हम यहां पर देख चुके पांडेसर जैसे सेंसिटिव जगह, पश्चिम बंगाल में जैसे 24 परगना सेंसिटिव जगह है, जैसे पांडेवेश्वर और बीरभूम बहुत ही सेंसिटिव जगह है। यहाँ माइनॉरिटी 35 से 40% है। हम लोग देख चुके हैं किस तरह से अत्याचार होता है। कुछ होता है तो बोलता है कि जैसे हमारे यहाँ पर कुछ विलेज है छोटा छोटा, रंगामाटी, दाइनो, महाल, मतलब आपको डराएगा। जैसे एक 2021 के समय मेरा एक छोटा दायित्व था तो मैं स्पीच रख रहा था, तो कोई आके बोला कि तुम्हारा घर में हम उस गांव का आदमी घुसा देंगे। मतलब इस तरह का एक माहौल था। धीरे धीरे अभी हम लोग इसको यहां से निकल रहे, उभर रहे। सबसे बड़ा प्रमाण तो हमको संदेश खाने में मिला है और बहुत जल्दी ही पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आएगा। यहाँ का जो बंगाली समाज, स्पेशली बंगाली समाज, इस समाज, हाँ बंगाली समाज, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, बोलने में थोड़ा सा जो मेरा दोस्त लोग है बंगाली तो सुनने में खराब लग सकता है, थोड़ा सा हम लोग सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ खुद के लिए सोच रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं सोचना है, इस तरह से नहीं सोचना है। हम इससे अगर उभर के बाहर नहीं गए, हम तो फिर भी कैमरा के सामने बोल पा रहे हैं। ये कैमरा ही नहीं बचेगा अगला 10 साल में जाकर पश्चिम बंगाल में। ये चीज बंगाल का आदमी को समझना होगा। जी जी, बिल्कुल। और एक चीज रूपक जी, और मैं चाहता हूं कि जरा उसको भी आप एड्रेस करिए। कम्युनिस्ट खुद को सत्ता से बाहर समझते हैं। अब फिर वही परसेप्शन शब्द में ले आऊंगा कि लोग कहते हैं साहब कम्युनिस्टों का शासन खत्म हो गया, कम्युनिस्टों का शासन वेस्ट बंगाल से खत्म हो गया। लेकिन आप जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा काडर इस समय ममता बनर्जी उनकी पार्टी के पास है, तो आखिर वो इकोसिस्टम तो पल रहा है, उसके पास तो पानी पहुंच रहा है, उसके पास तो दाना पहुंच रहा है, उसके पास तो पैसे पहुंच रहे हैं। और ये शाहजहां शेख इसका इतना बड़ा उदाहरण है कि वो पहले कम्युनिस्ट था, उसके बाद वो चला आया टीएमसी में। तो अब कम से कम ये बात तो स्थापित हो जाती है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से बिना नाम बदले कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने तृणमूल नाम कर दिया। ये ही एक चीज लग रही है। अब यहां पर सवाल उठता है एक बार फिर बंगला समाज प्रति। बंगाली समाज जो निर्वाचन के लिए भी इतना ज्यादा परिपक्व है, आप बता रहे हैं कि तृणमूल ने पूरा का पूरा कम्युनिस्ट काडर उठा लिया है। क्या वहां के मतदाता को यह बात समझ में नहीं आई? ऐसा वो क्यों करता है कि उसने तृणमूल के पैकेजिंग में फिर उन्हीं कामरेडों को तोड़ लिया, को चुन लेते हैं जिन्होंने उनको जो है 32 साल उनका जो है शोषण किया। तो यहां जो अपरिपक्वता दिखाई देती है बंगाली समाज के मतदाता में, उस पर क्या कहेंगे आप? जब तृणमूल पहले बार दायित्व में आया तो सच में कहीं ना कहीं हमारा भी सपोर्ट था। क्यों रंजय भाई, ये बात तो है ना कि जब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वही कामरेड, वही पूरा काडर तृणमूल ने उठा लिया,
तो आखिर जनता तो जानती है, आज जो है पूरा भारत जान रहा है शाहजहां शेख। जी 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 सॉरी, तो एक बार एक्चुअली फोन आ जा रहा था, उसके लिए डिस्टर्ब हो रहा है। कोई बात नहीं, ऑफिस टाइम में अभी हूँ, इसलिए बार बार फोन आएगा ही। ठीक है, कोई बात तो मेन बात नहीं। क्या है, देखिए, जब ममता बनर्जी पहली बार क्षमता में आया तो हम लोग सिर्फ ममता बनर्जी को देख के ही परिवर्तन लाए थे, सिर्फ हम नहीं, पूरा बंगाल का जनता, कि ये जो एक मातृशक्ति है, ये महिला है, ये अगर भी हाथों में पांचों उंगली छोटा बड़ा है, कोई उंगली काम में आता है, कोई उंगली काम में नहीं आता है, लेकिन पांचों की जरूरत है, फिर हाथ सुंदर लगेगा दिखने में। तो हम लोग उस टाइम सोचे थे अगर कोई सीपीएम से आया हुआ है भी तो ममता बनर्जी उसको अपना तरीका से ढाल देगा, ना कि खुद उसका तरीका से ढाल जाएगा। तो ये वाला पहला गलती था हम लोग को सोचना। और सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में क्या हुआ कि हमें वोट देने का मौका ही नहीं मिला। हम वोट देने पोलिंग बूथ तक जा ही नहीं पाए। बाई इलेक्शन में हमारे यहाँ आसनसोल जिला से बाबुल सुप्रियो जब हट गया तो शत्रुघ्न सिन्हा के हमारी दीदी अग्निमित्रा पाल खड़ी हुई थी, तो हमारे तो अधिकांश बूथ में आदमी पहुंच ही नहीं पाया। बात को समझ पा रहे? अगर आदमी नहीं पहुंचेगा तो वोट डालेगा कौन? अब एक डर का माहौल भी है। देखिए, बंगाली समाज जैसे आंदोलन मुखी भी था, समाज समय के साथ साथ बहुत सारा पत्थर भी कह के छोड़ा हो जाता है। तो हमारा सोच में बहुत सारा परिवर्तन आया। हम छोटा बड़ा फैमिली से छोटा फैमिली में आ गए आज का दिन में, तो हमें डर लगता है कि अगर मुझे हो जाएगा कुछ तो मेरा बेटा का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं डर देखिए आम आदमी का बना हुआ रहता है, ये जायज है, इसको हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। इसका दायित्व तो किसका है? सरकार का। सबसे ज्यादा डेंजरस जगह जिसको बोला जाता है उत्तर प्रदेश, जहां आदमी बंगाल से भी खराब परिस्थिति में था, आज बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का जो प्रशासन है वो कंट्रोल में है। आदमी आज भी वहां का थाना में रोज केस होता है, ऐसा बात नहीं कि केस नहीं होता है, लेकिन कौन सा केस होता है? कौन सा केस होता है? क्रिमिनल का इसमें केस होता है, ना कि किसी को छेड़ा गया है, किसी औरत को छेड़ा गया है, किसी औरत को घर से उठाया ला गया, ये सब केस अभी दर्ज नहीं होता है। तो ये बंगाल में होता अगर ये जो वर्तमान में सरकार है, ये अगर अपने आप को जिस तरीके से हम लोग समझे थे, अगर ये चलता तो बंगाल में ये संभव होता। इसी कारण से कहीं ना कहीं हम लोग सब कोई डरे हुए हैं। आप संदेश खाली का घटना को देखिए, जो मीडिया वहां जा रहे हैं, कोई अगर लेडी मीडिया अगला वाले से बात कर रही है ना तो उसका आंख में आंसू आ जा रहा है। आप परिस्थिति को समझिए, किस तरह, कितना नाजुक परिस्थिति। हम लोग को सिर्फ कैमरा का सामने आके बोल देते हैं कि उसको उठा के ले गया, उसको बोल के ले गया। जिसका पति का सामने से जिसने पत्नी को उठा के ले गया, उसका हालत से तो क्या होता है, किस परिवेश में हम लोग किस जगह बात कर रहे हैं। हम यही चीज तृणमूल का आदमी को भी बोलना चाहते हैं कि आपका घर में तो बहुत बढ़िया है। जब आपका बेटी आपके साथ न्यूज चैनल में बैठता है न्यूज देखने के लिए, तो अगर आपका बेटी आपसे कुछ पूछेगा कि पापा आप कौन सा पार्टी करते हैं, तो क्या जवाब देंगे? अपने आप को कोसिए, अपने आप को जवाब सवाल कीजिए। मैं तृणमूल करने वाला हर समर्थक को खराब नहीं बोल रहा हूं। और एक तो अब जो बात बोल रहे हैं कि तृणमूल से सीपीएम से आया हुआ आदमी को ही तृणमूल में लिया गया, देखिए ये गलती फिर से मेरा कैमरे का सामने कहना जायज नहीं है। लेकिन मुझे ना पद का डर है ना बाकी कुछ का मोह है, मुझे सिर्फ हिंदुत्व से मतलब है। यही सेम चीज बंगाल में बीजेपी भी कर रहा है। क्या दरकार था तृणमूल से आया हुआ व्यक्ति लोग को बीजेपी में लाने के लिए? क्या बंगाल बीजेपी दिलीप घोष का नेतृत्व में, राहुल का नेतृत्व में, केंद्र का नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ रहा था? क्या हमें 18-19 सीट नहीं मिला था? तो फिर क्यों, क्या जरूरत, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि उधर जो व्यक्ति लोग आज जिसको हम लोग लाए मैक्सिमम एकमात्र शुभेंदु अधिकारी छोड़ के जितना भी आया हुआ है सब स्वार्थ के लिए आया हुआ है। वही एक व्यक्ति है जो पार्टी के लिए लड़ाई कर रहा दिन रात। बाकी आप जितना भी तृणमूल से आया हुआ व्यक्ति लोग को देख लीजिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए आया हुआ है। सेम गलती बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी दोहराया है। इससे उभरना होगा, क्योंकि अब आदमी समझ रहा है। उस टाइम नहीं समझा था, उसीलिए सीपीएम से आया हुआ व्यक्ति लोग को तृणमूल को वोट मिला था। लेकिन इस बार देख लीजिए, नहीं मिला। जो व्यक्ति स्वच्छ था तृणमूल में एज ए शुभेंदु अधिकारी जैसे व्यक्ति लोग, वही लोग जीत पाए हैं। बाकी लोग अब देख लीजिए। देखिए, मूल लड़ाई अभी हमारा एकदम स्पष्टीकरण देख लीजिए। बंगाल में अगर अगला 3-4 साल में
परिवर्तन नहीं होता है तो समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश में चला जाएगा। इतना परिवेश इतना यहाँ पर खराब है, इतना माहौल खराब है यहाँ का। और एक तो ये जो माइनॉरिटी, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल। रंजय जी, आप कुछ ऐड करेंगे? जी, एक्चुअली जो मुझे पश्चिम बंगाल में मालूम है और जो मैं रूपक जी ने जो कहा वो ये है कि जब चुनाव होते हैं तो एक तो बड़ी चीज ये है कि जब ममता बनर्जी का जो फर्स्ट टर्म का जो चुनाव हुआ था वो चुनाव में मतलब एक अजब एक्सेप्शनल चुनाव हुआ था क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता कम्युनिस्ट से हट करके नया पार्टी जाना चाहती थी तो उन्होंने बेखौफ वोट दिया, प्लस सेंट्रल फोर्सेज ने बहुत अच्छा एक रोल अदा किया था। लेकिन अभी क्या होता है कि पश्चिम बंगाल के बूथों पे लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाता है और वहां पे वो बोगस वोटिंग मतलब बोगस वोटिंग, सीधा आप आदमी तो पहुंचा नहीं, उसका वोट पहुंच गया, और अगर कोई गलती से उधर जा भी रहा है तो वो पोलिंग बूथ के 500 मीटर पे ही वो तृणमूल का आदमी लोग बैठा रहता है, उधर से जा रहा है तो चलो भागो यहाँ से, तुम्हारा वोट पड़ गया, और अगर कोई बाई चांस जबरदस्ती किया भी तो उसको मारते भी है। तो थोड़ा सा ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ऑड सी सिचुएशन है। इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे चुनाव आयोग को शायद पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल सेंट्रल फोर्सेस के हवाले करके ही चुनाव कराना पड़ेगा, जिससे कि लोग बिना डरे वोट दें। बिना डरे अगर पश्चिम बंगाल का लोग बूथ तक अगर पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत शानदार परिवर्तन अगले चुनाव में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा रूपक जी, अब चलते चलते आपसे क्रमशः हम इस पर बात करते रहेंगे। आज आपका ऑफिस टाइम भी है इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, आप मोबाइल के नेटवर्क पे हैं तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आज का आपको नहीं करूंगा, ये शुरुआती हमारी चर्चा है। चलते चलते अगर मैं आपसे, सौभाग्यवान है, ये तो हम सौभाग्यवान है कि बंगाल को बात हम बाहर तक पहुंचा पाए, ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए धन्यवाद आपको जाता है। और बिल्कुल बिल्कुल, और प्रारब्ध के इस मंच पर हमेशा आपका स्वागत रहेगा। अब रूपक जी, अगर मैं चलते चलते एक बात आपसे पूछूं कि जब हम लोकसभा का चुनाव देखते हैं उसी वेस्ट बंगाल से, तो भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 अपना उभार कर रही है और अच्छा खासा उभार कर रही है, चाहे वो वोट परसेंटेज का देख लीजिए, चाहे वो सीटों का देख लीजिए। विधानसभा चुनाव की भी अगर हम बात कर लें तो उसमें भी कहां से कहां तक पहुंची है भारतीय जनता पार्टी, ये भी आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप वाकई में हित चिंतक हैं, इसीलिए आपने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जो तृणमूल ने दोहराया है सीपीएम के काडर को लाके। खैर, ये वहां की स्थानीय राजनीति है, इसको पार्टी देखेगी। हम तीनों में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के दूर दूर तक कोई सदस्य नहीं है। अब मैं इलेक्टोरल बिहेवियर जो है बंगाल का, रिगिंग हो रही है वो समझ में आ रही है बात। रंजय जी ने भी अपने अनुभव से बताया कि वहां पर इस तरह की स्थितियां होती हैं। हमारे पास भी जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो भी हमको यही बताती है। इस समय संदेश खाली में जिस तरीके से बंगाल की पीड़ित महिलाएं खड़ी हो गई हैं, पूरे बंगाल के समाज पर, खास तौर से महिलाओं, क्योंकि देखिए आधी आबादी जब किसी चीज के लिए तुल जाती है तो बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। आधी आबादी जब मैं कह रहा हूं तो मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, वहां की बच्चियों को। आपने कहा कि घर में जब टीवी देखते हैं तो बच्चियां क्या पूछती होंगी, परिवार वाले क्या पूछते होंगे। संदेश खाली से उठी ये विद्रोह की आवाज जो खुद पीड़ित महिलाओं ने उठाई है, क्या पूरा वेस्ट बंगाल का समाज खुद को जोड़ पा रहा है इससे जमीन पर, ऑन ग्राउंड? एकदम भारतीय जनता पार्टी 21 के इलेक्शन में जो हुआ था, यह भारतीय जनता पार्टी का गलती नहीं था। यहाँ पर बहुत सारा बूथ में ऐसा था कि जहां तक उस समय भी हम लोग वोट नहीं दे पाए। ऐसा बात नहीं कि लोग अच्छा रिजल्ट करते थे विधानसभा में खराब, ऐसा नहीं। 21 का इलेक्शन में अगर टोटल वोट देखेंगे तो हमारा वोट परसेंटेज बहुत बढ़िया था। हम सम्मान देते हैं, जो लोग जीते हैं उसको सम्मान देते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा भी वोट परसेंटेज बहुत बढ़िया था और बहुत सारा बूथ में उस टाइम भी हम लोग का जो कैंडिडेट है, जब सेंटर फोर्स तो है, ऐसा बात, सेंटर फोर्स तो है अंदर में। अब घर से हम जाएंगे नहीं तो सेंटर फोर्स क्या काम करेगा? सेंटर फोर्स तो कोई घर से लेके आएगा नहीं, ठीक है। सेंटर फोर्स, और ये अभी हालत पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है, ठीक है। हमारा जिला नेतृत्व, हमारे राज्य नेतृत्व बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस बार लोकसभा में तो हम लोग बोल ही दिए हैं कि 30+ हमारा सीट आएगा ही, और विधानसभा में भी अच्छा सीट आएगा, 100% आएगा। लेकिन हम गलती आपको दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम आदमी हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है,
ये हम क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल में जाता हूं, देखता हूं हर जगह, आप कहीं भी बंगाल में आइए, चर्चा देखिए सिर्फ बीजेपी का, चर्चा सिर्फ बीजेपी का, यानी आदमी हमें चाहता है। तो थोड़ा सा हमें भी उनके पास जाना है। अगर कहीं डिस्टेंस हो रहा है कि हम आम आदमी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उसको पहुंचना है, उसको बताना है कि हाँ हम आपके साथ हैं। जिस तरह से संदेश खाली में हमारा पूरा नेतृत्व पहुंच के प्रूव कर दिया कि हम आपके साथ हैं, हमारा भी दायित्व बनता है, सिर्फ राज्य नेतृत्व जिला नेतृत्व का दायित्व नहीं है, या हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी हर व्यक्ति के पास जाएं, अपना अपना तरीका से बात करें। तब इस जो परिस्थिति है बंगाल में परिवर्तन होगा, और आगे चल के परिवर्तन होगा। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे सवाल का एक हिस्सा रह गया था, वो अंतिम बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बंगाल के समाज के लिए और दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए बड़ा जरूरी है। संदेश खाली में जो महिलाओं ने विद्रोह किया है अन्याय के प्रति, उनके विद्रोह की हवा, उनके विद्रोह का संदेश, क्या ये पूरे बंगाली समाज तक पहुंच रहा है? एकदम एकदम हर बंगाली से ये संदेश खाली में जो घटना हुआ है, ये बंगाल में नहीं, बंगाल में हर जगह इस तरह का घटना छोटा मोटा घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा घटना है, और ये हर जगह होता है बंगाल में। ये तो महिलाएं मातृशक्ति आगे बढ़ के आए हैं, अपना हिम्मत दिखाए हैं, और इस हिम्मत से जो बाकी का पश्चिम बंगाल जो बाकी जगह है जहां पर महिलाएं निकल नहीं पा रही थी, आज वहां से भी आवाज उठना शुरू हो गया है। देखिए, हम जब बड़े चीज को दबोच लेंगे ना, शेख शाहजहां जैसे लोग आदमी को दबोच लेंगे ना, तो अगला वाला जहां गलत काम कर रहा था वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाएगा। हम विदाउट प्रूफ हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अगर बैकफुट में जाएगा तो कम से कम इलेक्शन जो है हम सही तरीके से करवा पाएंगे। मतलब जो महिलाएं, जो व्यक्तियां वोट देने नहीं जा पा रहा था, कम से कम संदेश खाली की मातृशक्ति के हिम्मत के लिए आज वो कम से कम वोट देने जा पाएंगे। देखो वहां का तृणमूल का जो शक्ति है, जो विच्छिन्नतावादी शक्ति है, जो समाज विरोधी शक्ति है, जो माइनॉरिटी शक्ति इसको बोला जाता है लोग को, वो कहीं ना कहीं डर से पीछे है, कहीं अब सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। यार ये पूरा क्रेडिट जाता है संदेश खाली की उस मातृशक्ति को। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही आपने रूपक जी, और ये इसी बात को मैं डिकोड करने का प्रयास कर रहा था, और ये वाकई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाता है रास्ता। आज संदेश खाली की महिलाएं झाड़ू और डंडे लेके जिस तरीके से अपने अन्याय के खिलाफ सड़क पर हैं, निश्चित रूप से पूरे वेस्ट बंगाल का समाज, उसके पास लाठी है, उसके पास बंदूक है, उसके पास ऐसा घातक हथियार है, और वो घातक हथियार है उसका अंगूठा, उसकी उंगली। वो जब अपने पोलिंग बूथ तक जाएगा और जाके ईवीएम मशीन का बटन दबाएगा, मेरे ख्याल से इससे बड़ा हमला और ज्यादा कोई नहीं तरीके से किया जा सकता है अपने खिलाफ अन्याय के। जी, और आपने जो एक बात कही ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वजह से जो मतदाता है मतदान स्थल तक नहीं जा पाता था, डरता था, वो जरा सा बैकफुट पर रहेंगे इन सारी चीजों के बाद। तो मुझे लगता है कि ये अलग भारतीय जनता पार्टी के स्टेट कैडर को लगातार करता रहना पड़ेगा, जमीन पर लगातार इस आग को महसूस कराते रहना पड़ेगा बंगाल के समाज को, ताकि बंगाल का समाज इस दासता से, इस क्रूरता से, इस अमानवीय हरकतों और इस यातना से मुक्त हो सके। रूपक जी, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आपसे वादा करते हैं कि रूपक जी को बहुत जल्द, आज के इस वीडियो में वो काम पे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत ऑडियो ऊपर नीचे सुनाई दे रहा हो, आप देख ही पा रहे हो, उनके पास लगातार बार बार फोन आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कमिटमेंट है रूपक जी का कि जिन्होंने हमें इतनी शॉर्ट नोटिस पे समय दिया। रूपक जी से विस्तार में बातें प्रारब्ध के इसी मंच पर हम लगातार करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद देते हैं रंजय त्रिपाठी जी, आपको भी। तो दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे, और हम बंगाल के हर सरोकार को जीते रहेंगे, और बंगाल के समाज को रिप्रेजेंट करने वाले रूपक जी जैसे लोगों के साथ ही इस सारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और भी हम अपने सम्मानित गेस्ट को बंगाल से लाने का प्रयास करेंगे आप सबके लिए। तो आज हमें रूपक जी और रंजय जी, हम तीनों को अब आपसे विदा लेने का आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू रूपक जी, धन्यवाद। धन्यवाद।